हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पीईटी और यूपी लेखपाल जैसे एग्ज़ाम के लिए और यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज से हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को पूरा लास्ट तक देख के ज़रूर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बात करें मुहावरे की, तो मुहावरा होता क्या है कि जो वाक्यांश सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ प्रस्तुत करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। जिनका सामान्य अर्थ नहीं होता, जिनका एक विलक्षण अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो लाल पीला होना, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत गुस्सा होना। बहुत गुस्सा होना का मुहावरा क्या होता है, लाल पीला होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। तो इसमें से ध्यान रखना है, बहुत कंजूसी के लिए जो लोकोक्ति यूज की जाती है, बहुत यूज की जाती है हमारे सामान्यतः हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये इसका अर्थ होता है बहुत ही कंजूसी होना, बहुत कंजूसी करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो विपरीतार्थ शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो दो विपरीतार्थ शब्द जो होते हैं उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि जय पराजय, जय पराजय। तो देख रहे हैं इसके बीच जो यूज किया जा रहा है वो कौन सा चिन्ह है, तो वो योजक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर किस कारक का उपसर्ग है। तो बात करें जो पर है ये अधिकरण कारक का परसर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, आश्रय। तो संज्ञा का वह रूप जिसके क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह इसकी विभक्ति में और पर होती है, और भी शब्द जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जमीन शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जो जहाज है, जलपान है, जुलूस है, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। तो ध्यान रखना है, जमीन यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विराट तेज खेलता है, ये पद क्रम की दृष्टि से बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, बर्बर का विलोम शब्द क्या है। बर्बर का अर्थ क्या होता है, बहुत ही भयावह, जिनकी जो सभ्य न हो वो उन्हें बर्बर कहा जाता है। इसका विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, विपरीत, जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभ्य। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऊपर की ओर उछाला के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, उत्क्षिप्त होगा। उत्क्षिप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना है, यहाँ पे पयोधी, अरवड़, अरडव और पारावार ये सभी क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अम्बुद है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब ये मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि बस 4 वर्ड याद, 4 या 5 वर्ड याद रख लीजिए, जल नीर अम्बु वारी तोय, जल नीर अम्बु वारी तोय। फिर मैं एक बार बता देती हूँ, जल नीर अम्बु वारी और तोय, ये आपको 5 वर्ड याद रखने हैं बस। अब देखिए, जल नीर अम्बुवारी, तो ये है जल के पर्यायवाची, ये किसके पर्यायवाची हैं, जल के हैं। इन सभी के पीछे ज लगा दीजिए, क्या लगाना है, ज, तो वो सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। इन सभी के पीछे धी लगा दीजिए तो सभी समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। धी लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, समुद्र के। और द लगा देंगे, इन सभी के पीछे द लगा देंगे तो वो किसके हो जाएंगे, वो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसे ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बादल का पर्यायवाची है। बाकी सभी जो दिए गए हैं ये सभी किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें कौन सा है जो कि वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनुषंगिक जो है शब्द ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ही शुद्ध है, तो आनुषंगिक शब्द बिल्कुल ही शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या है कि कोई सार्थक भाषा का कोई सार्थक शब्द शब्दकोश में जिस रूप में लिखा जाता है उसे ही वर्तनी कहा जाता है, और वो जिस रूप में अगर लिखा गया है जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ भी, तो उसे क्या बोलेंगे? बिल्कुल ही शुद्ध वर्तनी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अभिष्ट यहाँ पे अभिधन इष्ट हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद अभिधन इष्ट। अब यहाँ पे कौन सी संधि है तो ये ध्यान रखना है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटा ई और छोटा ई भी है ना, तो छोटा ई यहाँ पे अगर हम इसके संधि विच्छेद की बात करें, ई और ई मिलके क्या हो गए हैं? बड़ी ई हो गए हैं, तो यहाँ पे अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन इष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अंतिम इम, यहाँ पे इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रत्यय क्या होते हैं? जो कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो भिन्न अर्थ ये प्रकट करते हैं। तो इसका अंतिम में पूछा जा रहा है प्रत्यय क्या है, तो लास्ट में देख रहे हैं आप इम जोड़ा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर इम हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है, कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कौन सा समास है ध्यान रखना है, कला प्रवीण में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास में जो सामासिक पद में दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। तो जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ध्यान रखना है, कला प्रवीण में कला में प्रवीण, ये क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी शब्द क्या हैं? प्रत्यय तत्सम ही है। कौन सा शब्द इसमें पूछा है कि तत्सम है? ध्यान रखिए, यहाँ पे तत्सम पूछा गया है। ये सारे अगर पूछा जाए तो इसमें ये तद्भव शब्द दिए गए। तद्भव क्या होते हैं? तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं। संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अगर जो कोई शब्द ले लिया गया है तो वो तत्सम शब्द है, लेकिन अगर उसमें परिवर्तन कर दिया गया है तो वो तद्भव शब्द है। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इसमें क्या कोई तत्सम है? तो नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारे ही ऑप्शन तद्भव के हैं, ये सभी तद्भव हैं, शब्द बिगड़े हुए हैं, ये कोई भी इसमें शुद्ध शब्द नहीं है। तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, तो इसे ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक मूर्धन्य ध्वनि है। तो ध्यान रखना है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि है? दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए जो आ है ये एक दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको हम अधिक जोर लगाकर बोलते हैं, थोड़ा देर तक बोलते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो इनकी मात्रा एक और खूबी होती है, इनकी मात्रा 2 होती है, जैसे कि आ देख रहे हैं, आ, ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर है, सॉरी संधि नहीं, दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट हमारा है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आदि से अंत तक इसको क्या बोलते हैं? आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? तो अद्योपांत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अद्योपांत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। तो रेखांकित शब्द एक वाक्य दिया गया है, इसमें देख रहे हैं आप, एक रेखांकित शब्द सहारा दिया गया है। पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं, बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही है। तो सहारा इसका उचित विकल्प, उसका उचित अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी अवलंब, और सहारा का अर्थ क्या होगा? अवलंब। अवलंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो जो कोई शब्द है इसमें कौन से विशेषण का बोध होता है? तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है।
अट्टालिका का इसमें तद्भव रूप कौन सा है? तो अट्टालिका का तद्भव रूप जो कि हम अटारी बोल देते हैं, अट्टालिका होती है ना तो उसे हम अटारी जनरल भाषा में बोल देते हैं। तो अटारी एक तद्भव शब्द है, बिगड़ा हुआ रूप है, जबकि इसका शुद्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अट्टालिका है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ये एक वाक्य है जिसमें पूछा जा रहा है कि इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ये वाक्य है, और इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो प्लुत शब्द होते हैं इनमें इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, करुड़ रस का स्थायी भाव, इसको मैंने बहुत ही बार डिस्कस किया है, पिछले सारी वीडियोस जो हैं उसमें बहुत से टॉपिक कवर किए गए हैं, उन्हें जाके आप जरूर एक बार देखिए, टॉपिक आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका जो आलंबन है वह व्यक्ति जिसका अनिष्ट हुआ हो, आश्रय, दुखी व्यक्ति एवं उद्दीपन जो है अनिष्ट की चर्चा या गुण कथन होता है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कोई शोक मना रहा हो, दुखी हो, वहाँ पे करुण रस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर वही हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि निर्देश दिया गया है कि 24 से 25 वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें एक वाक्य दिया गया होगा, उसको 4 खंडों में बांटा गया होगा, ए बी सी डी। किसी एक खंड में कोई ना कोई त्रुटि होगी और आपको बताना होगा कि कौन सा खंड है जिसमें त्रुटि है, वही उसका सही आंसर होगा। और अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमें हमेशा लगाना होता है। देखते हैं, हमारा जो पहला वाक्य है कि प्रस्तुत रेखा चित्र का प्रतिपाद यद्यपि एक अभागिन की करुण कहानी है, किंतु इसके माध्यम से लेखिका ने ग्राम्य समाज, विशेषतया निम्न वर्ग के अनपढ़ महिला वर्ग की दुरावस्था की एक विशद झांकी प्रस्तुत की है। अब ये 3 भागों में बांटा हुआ एक वाक्य है और पूछा जा रहा है किन में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे बात करें तो जो पहला है, इसमें अगर बात करें तो आप देख रहे हैं जो खंड ए है उसमें यद्यपि शब्द आया है। क्या आया है? यद्यपि शब्द आया है। तो जब यद्यपि होता है तो किंतु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे तथापि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, यद्यपि के साथ तथापि प्रयोग किया जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि है। तो अब इसका पूर्ण आंसर अगर पूछा जाए तो पूर्ण वाक्य क्या होगा कि प्रस्तुत रेखा चित्र का प्रतिपाद्य यद्यपि एक अभागिन की करुण कहानी है, तथापि इसके माध्यम से लेखिका ने ग्राम्य समाज, विशेषतया निम्न वर्ग के अनपढ़ महिला वर्ग की दुरावस्था की एक विशद झांकी प्रस्तुत की है। तो ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्यता अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुक्त कर लेती है, और जो डी ऑप्शन है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कौन सा लगाएंगे इसमें? तो यहाँ पे जो गलती है वो है सौंदर्यता में। प्राकृतिक सौंदर्य होना चाहिए, न कि सौंदर्यता। तो सौंदर्यता में गलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर एक बार देख लेते हैं करेक्ट वाक्य को। तो प्राकृतिक सौंदर्य अपने अद्भुत आकर्षण से सभी को मुग्ध कर लेता है। ये क्या है? एक एकदम बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। तो इससे ध्यान रखना है, सौंदर्यता नहीं होगा, प्राकृतिक सौंदर्य होगा। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट किसी क्वेश्चंस के साथ और इम्पॉर्टेंट किसी टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।